जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नेवी के लिए लॉन्च हुई तीसरी एडवांस स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को लेकर एक बड़ा पुश। पाकिस्तान की बाइक हेलिंग एप्लीकेशन PKMKB के मैसेज के साथ हुई हैक। घूसखोरी के मामले पर 4 लोग हुए गिरफ्तार। सीमाओं पर अवैध अतिक्रमण या फिर किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखने के दिए निर्देश। कल 13 जून को L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में GRSC द्वारा बनाई गई तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है अंजदीप, तो इसे लॉन्च किया गया है। और जबकि इस दौरान 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट शिप की कील लेइंग सेरेमनी भी आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत इंडियन नेवी के लिए इस तरह की टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का निर्माण होना है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 29 अप्रैल 2019 में साइन किया गया था। और इसकी बिल्ड स्ट्रेटजी के अनुसार जो 4 शिप्स हैं वो GRSC कोलकाता में बनाएगी, जबकि बाकी की बची शिप्स का जो निर्माण कार्य है तो वो कट्टुपल्ली में L&T शिप बिल्डिंग को दिया गया है। और इस परियोजना के तहत विकसित होने वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लगभग 77 मीटर लंबी होंगी और उनका डिस्प्लेसमेंट 900 टन्स का होगा। इनका एंड्योरेंस होगा 1800 नॉटिकल माइल्स तक का और मैक्सिमम स्पीड होगी 25 नॉट्स की। और इस परियोजना के तहत अंजदीप से पहले की जो 2 वेसल्स हैं तो उसमें से पहली का नाम है अर्नाला, जिसे 20 दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और इस साल दिसंबर तक इसे औपचारिक रूप से इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और फिर इसके बाद इस परियोजना में दूसरी शिप का नाम है एनरोथ, जिसे इसी साल 21 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। और अब कल 13 जून 2023 को इस परियोजना की तीसरी वेसल अंजदीप को भी लॉन्च कर दिया गया है। और इस परियोजना के तहत बनाई जाने वाली शिप्स में 80% से भी अधिक का स्वदेशी कंटेंट रहने वाला है। और ये शिप्स नेवी की सर्विस में मौजूद अभय क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को रिप्लेस करेंगी और उन्हें मुख्य रूप से कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस और लिटिल वाटर्स में सब सरफेस सर्विलियंस सहित माइन लेइंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कल 13 जून को कट्टुपल्ली में ही लार्ज सर्वे वेसल्स वाली परियोजना के तहत GRSC द्वारा बनाई गई चौथी शिप, जिसका नाम है संशोधक, तो इसे भी लॉन्च किया गया है। और नेवी के लिए 4 बड़ी सर्वे वेसल्स का निर्माण करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 अक्टूबर 2018 में साइन किया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत GRSC कोलकाता ने पहली शिप बनाई है, जबकि बाकी 3 शिप्स का निर्माण कार्य L&T शिप बिल्डिंग को सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और इस परियोजना की जो पहली 3 शिप्स हैं जिनके नाम है संधायक, निर्देशक और इक्षक, और इन्हें 5 दिसंबर 2021, 26 मई 2022 और 26 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। और ये शिप्स मौजूदा संधायक क्लास के सर्वे शिप्स को रिप्लेस करेंगी। ये करीब 110 मीटर लॉन्ग, 16 मीटर वाइड और 3400 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली शिप्स होंगी। और इन शिप्स का जो हल है उसे स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए DMR 249A स्टील से बनाया गया है। और फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्विस के दौरान ये शिप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और उन्हें डिफेंस और सिविलियन दोनों ही तरह के एप्लीकेशंस के लिए ओशियोनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। और जबकि ये सर्वे वेसल्स लिमिटेड डिफेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ और इमरजेंसीज के दौरान हॉस्पिटल शिप की तरह भी काम कर सकती हैं। और इन सर्वे वेसल्स को बनाने के लिए भी 80% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की US विजिट से पहले भारत के NSA अजीत डोभाल ने अपने US काउंटर पार्ट के साथ एक खास मीटिंग कंडक्ट करी और इस मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका के डिफेंस कॉपरेशन पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। और अपनी भारत विजिट के दौरान अमेरिका के NSA ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करी। और जबकि कल दिल्ली में भारत और अमेरिका के ICT इनिशिएटिव की मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी। और इस मीटिंग को संबोधित करते हुए NSA अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया था कि भारत और अमेरिका का क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, सेमीकंडक्टर्स पर पैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक्सचेंजेस, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस इनिशिएटिव को लेकर वे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उनके मुताबिक ये भारत और अमेरिका के बायलैटरल पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक रहेगा। और जबकि इसी बीच रॉयटर्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक US NSA की इस भारत विजिट के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के सामने प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील को एडवांस करने के लिए और जोर दिया है। बाकी जैसे कि इस बात की संभावना तो पहले से ही जताई जा रही है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री US विजिट पर होंगे तो उनकी इस विजिट के दौरान कई महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स में से ये प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने वाले डील पर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। हालांकि सबसे पहले जब भारत ने इन ड्रोन्स को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी तो उस समय यह तय हुआ था कि इस डील के तहत भारत अमेरिका से टोटल 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को लेगा, यानी कि 10-10 ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसमें रिवीजन किया गया और 30 से घटाकर ये संख्या 24 तक कर दी गई थी। लेकिन 24 के बाद इसमें फिर से रिवीजन किया गया और 24 से घटाकर ये संख्या अब केवल 18 हो गई है। लेकिन रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया कि इस प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाले डील में कितनी संख्या में ड्रोन्स लिए जाएंगे तो उस संख्या को अभी तक औपचारिक रूप से फाइनल नहीं किया गया। यानी कि कहने का मतलब यही है कि 18 से भी कम ज़्यादा हो सकती है। और इस डील के साथ भारत को ये भी चाहिए कि इसके कुछ कंपोनेंट्स भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाएं।
और बाकी रॉयटर्स की इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच म्यूनिशंस और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जैसे ग्राउंड व्हीकल्स की को प्रोडक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। ANI की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने घूसखोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सीनियर ऑडिटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल है, जो कि विशाखापट्टनम में नेवी CDA के अकाउंट ऑफिस में कार्यरत थे। आपको बता दें कि CDA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जो कि पेमेंट्स, अकाउंटिंग, रिसिट्स, एक्सपेंडिचर के इंटरनल ऑडिट, इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार रहता है। और गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 नेवी CDA के अकाउंट ऑफिस में कार्य कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम है T रमन कुमार, जो कि सीनियर ऑडिटर था, और दूसरे का नाम है BD दांती नोकेश्वर राव, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर था। और इनके अलावा जो 2 गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक है सुभाष मिश्रा और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर भानु प्रताप यादव। और नेवी CDA के अकाउंट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को घूस लेते हुए ही रंगे हाथ पकड़ा गया। और जो सीनियर ऑडिटर गिरफ्तार किया गया है तो उस पर आरोप ये लगाया कि उसने कॉन्ट्रैक्टर से करीब 26 लाख रुपए तक के पेंडिंग बिल्स को क्लियर करने के लिए 26,000 रुपये तक की घूस मांगी थी, और फिर उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये 26,000 रुपये की राशि भेजी थी। आज दिल्ली में भारतीय सेना के लेजेंडरी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत के सम्मान में एक खास इवेंट आयोजित किया गया था। और इस इवेंट में इंडियन आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल VP मलिक, जनरल VN शर्मा और जनरल MM नरवणे भी शामिल थे। और इस इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से बताया गया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब 90,000 से अधिक पाकिस्तानी प्रिजनर्स को सेंट्रल कमांड के कैंप्स में रखा जाना था, तब उस समय कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत ने जिनेवा कन्वेंशन की ट्रू स्पिरिट का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए उन पाकिस्तानी प्रिजनर्स के लिए भी सभी जरूरी चीजों को सुनिश्चित किया था, जिसमें उनके लिए कैंटीन स्टोर्स, पोस्टल फैसिलिटीज और यहाँ तक कि मेडिकल कवरेज भी थी। और इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स थे तो उनके साथ भारत में जिस तरह का व्यवहार हुआ, तो उस व्यवहार की वजह से उनके मुंह से भारत के लिए केवल प्रशंसा ही निकली थी। और पाकिस्तानी प्रिजनर्स ये तक टिप्पणी कर रहे थे कि काश उनके ऑफिसर्स भी भारतीय सेना के ऑफिसर्स की तरह होते, जिस तरह से वे अपने सैनिकों की देखभाल करते हैं। और इसी बात पर आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट देखने को मिला है कि पाकिस्तान की बाइक हीलिंग ऐप जिसका नाम है बाइका, तो उस एप्लीकेशन को कल किसी ने हैक कर दिया था, और फिर जिसके बाद इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले कई सारे पाकिस्तानी यूजर्स को एब्यूजिव नोटिफिकेशंस रिसीव हो रहे थे। और इस नोटिफिकेशन में कुछ खास चीजें जैसे कि PKMKB की फुल फॉर्म, वो क्या है वो तो आप सभी को पता ही है, तो ये सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी। और फिर जिसके बाद ऐप ओनर्स को इसके बारे में कंप्लेन की गई। फिर बाद में कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से अनाउंसमेंट करके बताया गया कि वो ये कंफर्म करते हैं कि ये एक थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन टूल है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हमारी टीम ने इसे फिर से रिस्टोर कर दिया है और जो ये ऐप है वो फुली फंक्शनल है और अब सेफ टू यूज़ है। और इन अप्रोप्रिएट मैसेजिंग जो आपको रिसीव हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि इस एप्लीकेशन को हैक करने के पीछे सबसे पहला ब्लेम इंडियन हैकर्स पर ही डाला गया। लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने को मिला कि ये कोई हैक नहीं था, बल्कि एक्चुअल में बाइका की जो मार्केटिंग टीम है तो ये उनकी ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। और ये हो भी सकता है क्योंकि देखिए, ये जो बाइका ऐप है इसके बारे में हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना था। अभी न्यूज़ में आया तभी जाके हमको इसके बारे में पता लगा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई ऐप भी है और उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और हमें यह भी लगता है कि आप में से भी अधिक तो लोगों ने पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन के बारे में शायद इस न्यूज़ से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हाँ, ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है लोगों तक इसका नाम पहुंचाने के लिए। और वैसे भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी फैलती हैं और उसमें अब आप PKMKB जैसी चीज़ें शामिल कर दो तो फिर तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाना ही है। PTI न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ऐसे ही अन्य पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं पर तैनात भारत के बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को इस बात के निर्देश दिए गए कि वे उनके ऑपरेशंस वाले क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण या फिर संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, और खासतौर पर ऐसी गतिविधियां जो कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। और उनके ऑपरेशंस वाले क्षेत्रों में अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण या फिर कोई सस्पेक्ट इंस्टॉलेशन या फिर फैसिलिटी डिटेक्ट होती है तो तुरंत ही IB और R&AW जैसी सेंट्रल एजेंसीज को इसके बारे में सूचित किया जाए। और ये निर्देश NSG को छोड़कर CAPF के अंडर आने वाली बाकी सभी फोर्सेस के लिए, जिनमें BSF, ITBP, SSB, CRPF और CISF आती है। और इन सारे इश्यूज पर चर्चा और उनके प्लान ऑफ एक्शन को जो फाइनलाइज किया गया तो वो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई चिंतन शिविर के दौरान हुआ था। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि नेपाल और भूटान के फ्रंट्स पर CAPF की कौन सी फोर्स डिप्लॉयड है? अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1956 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नाथ राव जी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान हवलदार उधम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन औरंगजेब खान ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।